यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट जी किशन रेड्डी गारू, राज्यसभा में लीडर अपोजिशन, और जिन्हें मैं कह सकता हूं कि श्री अरुण जी जेटली, जिन्होंने और साथ ही साथ लोकसभा में लीडर अपोजिशन श्रीमती सुषमा स्वराज ने तेलंगाना बिल को संसद में पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे हमारे लीडर अपोजिशन श्री अरुण जेटली जी, हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बंडारू दत्तात्रेय गारू, हमारे यहाँ के इंचार्ज श्री प्रकाश जावड़ेकर गारू, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री मुरलीधर राव गारू, श्री विद्यासागर राव गारू, श्री इंद्रसेन रेड्डी गारू, श्री लक्ष्मी नारायण गारू, डॉक्टर लक्ष्मण गारू और एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नागम जनार्दन रेड्डी गारू, सोदर सोदरी मन्नुलारा, तेलंगाना राष्ट्रम बच्चिना शुभ संदर्भंगा तेलंगाना ప్రజలందరికీ నేను శుభాకాంక్షలు చెరుగల్లు నేను మా ఇచ్ఛాం తెలంగాణం తెక్షాం అబునా కాదా अब यस और नो? बहनों भाइयों, जैसा जी किशन रेड्डी ने बतलाया और जैसा श्री अरुण जेटली जी ने कहा है, और आज जब मैं इस निजाम कॉलेज के ग्राउंड में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो मुझे यह बेहद खुशी है कि 2006 में आकर इसी निजाम कॉलेज के ग्राउंड में मैंने तेलंगाना की जनता से जो वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में तेलंगाना के बिल को पास कराकर नए तेलंगाना राज्य का गठन कर दिया है। मैं तेलंगाना राज्य की जनता को जहां इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, वहीं पर वह सीमांध्रा, जिसे आज आंध्र प्रदेश कहते हैं, सीमांध्रा की जनता को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, यदि किसी फैमिली में दो भाई अलग हो जाते हैं तो दो भाइयों के अलग होने के बाद भी वह दोनों भाइयों का परिवार एक ही परिवार के रूप में जाना जाता है। इसलिए जहां पर हम तेलंगाना के बहनों भाइयों को मैं बधाई देना चाहता हूं, वहीं सीमांध्रा के बहनों भाइयों को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं जानता हूं तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए यहां के 1100 नौजवानों ने सैक्रिफाइस देने का काम किया है। और मैंने आपसे 2006 में यदि वादा किया था कि 2009 में यदि हमारी गवर्नमेंट केंद्र में बन जाती है तो बहनों भाइयों, विद इन 100 डेज, 100 दिन के अंदर हम तेलंगाना राज्य का गठन करेंगे। लेकिन 2009 में सेंटर में हमारी गवर्नमेंट नहीं बन पाई, इसलिए 5 वर्षों का यह विलंब हुआ है। लेकिन तेलंगाना बन गया, सीमांध्रा बन गया, आंध्रा का बाइफर्केशन हो गया। यह हम लोगों के लिए बेहद खुशी की बात है। लेकिन जिस तरीके से संसद में कांग्रेस लed यूपीए गवर्नमेंट ने इस बिल को पास कराने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि संसद के इतिहास में कभी ऐसे नहीं हुआ था। हम लोगों ने भी 3 स्टेट्स बनाई हैं। हमने उत्तर प्रदेश का बाइफर्केशन किया, बिहार का बाइफर्केशन किया और मध्य प्रदेश का बाइफर्केशन करके हमने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम किया था। लेकिन तीनों राज्य कितने शांति के साथ बन गए थे, यह बताने की जरूरत नहीं। जब बाइफर्केशन इन तीनों स्टेट्स का हुआ था तो जो बाइफर्केटेड स्टेट्स थे वो भी मिठाई बांट रहे थे
और जिस स्टेट का बाइफर्केशन हुआ था उस वहां के रहने वाले लोग भी मिठाई बांटकर अपनी खुशियां मना रहे थे, अपना जश्न मना रहे थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली यह कांग्रेस पार्टी बराबर इसने यह कोशिश की कि तेलंगाना और सीमांध्रा के रहने वाले लोग आपस में यह लड़ते रहे। काश यदि तेलंगाना राज्य के निर्माण का काम कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने यदि पहले ही कर दिया होता तो हमारे मोर देन 1100 तेलंगाना के रहने वाले नौजवानों को शहीद न होना पड़ता। आज जहां पर तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, आज मैं इस नए तेलंगाना राज्य को डेडिकेट करना चाहता हूं तो उन तेलंगाना के नौजवानों को डेडिकेट करना चाहता हूं जिन नौजवानों ने तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए अपना बलिदान देने का काम किया है, शहीद होने का काम किया है, उनको मैं डेडिकेट करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, क्यों इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने तेलंगाना राज्य के निर्माण में इतना विलंब किया? यदि पहले ही यह काम कर दिया होता तो मैं समझता हूं कि हमारे इतने सारे नौजवानों को बलिदान देने की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, एक स्वप्न था आपका, वर्षों का यह स्वप्न था, यह स्वप्न अब हकीकत में बदल गया है और तेलंगाना राज्य का निर्माण हो गया है। अब हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तेलंगाना का डेवलपमेंट कैसे हो। हमें इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि यह दूसरा स्टेट सीमांध्रा, जिसे आंध्र प्रदेश कहते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे हो। इन दोनों की हमें चिंता करने की आवश्यकता है। और मैं जानता हूं, चाहे तेलंगाना चाहे इस समय का आंध्रा, इन दोनों की मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। तेलंगाना के बारे में और सीमांध्रा दोनों स्टेट्स के बारे में मैं कह सकता हूं कि वहां फार्मर्स को सुसाइड करने की जरूरत पड़ रही है। मैं यह भी महसूस करता हूं, वर्षों से यहां पर नक्सलवाद तेजी के साथ बढ़ा है। उस नक्सलिज्म को भी रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो इफर्ट्स किए जाने चाहिए थे, जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, वह गवर्नमेंट ने कदम नहीं उठाए। इतने जहां पर हजारों की संख्या में तेलंगाना और सीमांध्रा क्षेत्र के रहने वाले किसानों ने अपने प्रोडक्शन की, अपने प्रोड्यूस की उचित कीमत न मिलने के कारण उन्होंने अपना सुसाइड किया है। यदि सही समय रहते हुए यहां की कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर की कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने सही कदम उठाया होता तो शायद आज ऐसे हालात यहां पर पैदा न होते। मैं जानता हूं कि आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के बावजूद सीमांध्रा की भी कुछ अभी शिकायतें हैं, तेलंगाना राज्य की भी कुछ शिकायतें हैं। लेकिन जहां पर तेलंगाना स्टेट की जनता को मैं एश्योर करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं, वहीं पर बहनों भाइयों मैं सीमांध्रा स्टेट के लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। जिस दिन सेंटर में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट आ जाएगी मेरे बहनों भाइयों, तो हम तेलंगाना की भी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करेंगे और साथ ही साथ सीमांध्रा की भी जो ग्रीवेंसेस हैं, शिकायतें हैं, उन्हें हम दूर करेंगे और दोनों राज्यों के साथ हम जस्टिस करेंगे, दोनों राज्यों के साथ न्याय करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और मैं आप लोगों से यह अपील करना चाहता हूं, इस आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के दौरान जो तेलंगाना क्षेत्र में रहने वाले और सीमांध्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच जो एक कटुता पैदा हुई थी, एक मनमुटाव पैदा हुआ था, बहनों भाइयों, इस कटुता मनमुटाव यह दूर होना चाहिए। हर के बावजूद दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं, एक दूसरे को भाई जैसा प्यार और सम्मान दिया जाना चाहिए। यह मैं तेलंगाना की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस तो बराबर तेलंगाना और आंध्रा के लोगों को आपस में लड़ाकर, आपस में संघर्ष पैदा करके वह अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है, वह केवल सरकार बनाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं बताना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी
राजनीति करती है तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति करती है, देश बनाने के लिए राजनीति करती है। इसीलिए जहां पर हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, वहीं पर हम सीमांध्र की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं तेलंगाना क्षेत्र में ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी की प्रॉब्लम है। मैं यह भी जानता हूं केवल तेलंगाना के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सीमांध्र जो आज का आंध्र प्रदेश है, वहां पर भी यह प्रॉब्लम है। मैं इस बात को भी जानता हूं, आज बामुश्किल 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की पावर सप्लाई तेलंगाना में होती है, वही हालत सीमांध्र की है। जबकि इस राज्य में लंबे समय तक गवर्नमेंट यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी की रही है तो वह कांग्रेस पार्टी की रही है। लेकिन आपको एश्योर करना चाहता हूं, और हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मित्रों, जिन स्टेट्स में हम गवर्नमेंट चला रहे हैं, उन स्टेट्स के ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व किया है। हम जिस स्टेट में गवर्नमेंट चला रहे हैं वहां पर 24 आवर्स की पावर सप्लाई हम लोगों ने इंश्योर की है। और यदि आपको देखना हो तो आप चले जाइए गुजरात में। 1960 से लगातार वहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट गुजरात स्टेट में पावर सप्लाई की प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाई थी, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पाई थी। लेकिन आज गुजरात का एक भी गांव ऐसा बचा नहीं है जिस गांव में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई न होती हो, और गुजरात में 24 आवर्स पावर की सप्लाई न होती हो। कोई गुजरात में जाकर देख सकता है। आज वही हालत हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा की भी है। इसीलिए मैं कहता हूं, गुड गवर्नेंस देने वाली पॉलिटिकल पार्टी यदि से हिंदुस्तान में कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं यह बात कह रहा हूं। ऐसा नहीं है, बल्कि भारत का ही नहीं, दुनिया का भी पॉलिटिकल एनालिस्ट जब इस बात की एनालिसिस करता है कि हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में सचमुच सबसे बेहतर गवर्नेंस देने वाली कौन पॉलिटिकल पार्टी है, तो सारे दुनिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि से हिंदुस्तान में गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। सारे दुनिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है इस हिंदुस्तान में जैसे हमारा गुजरात स्टेट है। भले ही अमेरिका ने नरेंद्र भाई को वीजा न दिया हो, वैसे नरेंद्र भाई ने कभी वीजा की डिमांड नहीं की, लेकिन भले ही ऐसी खबरें हमको पढ़ने को मिलती थी कि अमेरिका नरेंद्र भाई को वीजा नहीं देगा। अब मैं समझता हूं इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र भाई ने कभी अमेरिका जाने के लिए वीजा मांगा भी नहीं था। वह अमेरिका, उस अमेरिका की पार्लियामेंट की एक जो है रिसर्च कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सचमुच हिंदुस्तान का डेवलपमेंट के मामले में यदि कोई मॉडल स्टेट है तो उस मॉडल स्टेट का नाम गुजरात है। यह प्रशंसा अमेरिका के भी पार्लियामेंट की एक रिसर्च कमेटी ने अपने रिसर्च पेपर में कही है। इतना ही नहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन का चेयरमैन मैं नहीं हूं। राजीव गांधी के फाउंडेशन की चेयरमैन कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी हैं। उन्हीं के फैमिली के लोग राजीव गांधी फाउंडेशन के मेंबर भी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन 2008 में गुजरात के डेवलपमेंट की किसी ने प्रशंसा की तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने गुजरात के डेवलपमेंट की प्रशंसा करने का काम किया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। 10 वर्षों से सेंटर में कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट है। मेरे बहनों भाइयों, क्या किया है इस गवर्नमेंट ने? वैसे तो इंडिपेंडेंट इंडिया में जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, इसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस तेजी के साथ बढ़ी हैं। फिर 10 वर्षों से सेंटर में कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट है।
इसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस तेजी के साथ बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि विद इन 100 डेज महंगाई को हम रोक देंगे। 100 डेज क्या, 1000 डेज गुजर गए, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं महंगाई रुक रही है? बहनों भाइयों, महंगाई यदि नहीं रुक रही है तो इनकी रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण नहीं रुक रही है, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग के कारण नहीं रुक रही है, और करप्शन के कारण महंगाई नहीं रुक रही है, और लगातार यह महंगाई बढ़ती चली जा रही है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? इंडिपेंडेंट इंडिया में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को रोके रखने में यदि किसी ने कामयाबी हासिल की थी तो उस भारत के स्टेट्समैन श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाता है, जिन्होंने लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को रोके रहने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट थी, चाहे प्राइम मिनिस्टर अटल जी रहे हों, चाहे उनके मंत्रिमंडल के कोई भी मंत्री रहे हों, किसी के ऊपर करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा है। लेकिन जब से यह कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट आई है, तब से लगातार करप्शन के एलिगेशंस इस कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर लगे हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी यदि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के रूप में रोल प्ले न कर रही होती, तो मैं कहता हूं कि इन करप्शन जो इस कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, उसकी जांच भी न हो पाती। मोर देन 5.5 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़ रुपए का करप्शन इस कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट ने किया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कई मामलों ने जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इस देश का है, उसने ऑडिट करने के बाद यह कही है। यह हकीकत है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके करप्शन की जांच कराने के लिए मजबूर कर दिया। और मैं इस देश की जुडिशियरी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस करप्शन को चेक करने के लिए इस गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्डअप करने में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि निभाई है तो हमारे इस हिंदुस्तान की जुडिशियरी ने निभाई है, सुप्रीम कोर्ट ने निभाई है। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। बहनों भाइयों, अब यह कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट डिप्रेशन में जा चुकी है। अब इन्होंने यह मान लिया है 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन है, इस लोकसभा के इलेक्शन में अब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनने वाली है, इस हकीकत को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब इसीलिए डिप्रेशन में यदि कोई चला जाता है तो तरह तरह की गालियां, तरह तरह के अपशब्दों का प्रयोग किसी के लिए करता है। आपने देखा होगा, कभी भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे थीप, चोर कांग्रेस के लोग कहते हैं। क्या हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के सरकार चलाते हुए कोई आरोप लगा है? एनडीए गवर्नमेंट सेंटर में हम लोगों ने चलाई, कोई करप्शन का आरोप हमारे ऊपर लगा। फिर भी डिप्रेशन में जाने के कारण अपना मेंटल बैलेंस यह कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। कभी चोर, कभी कांग्रेस की अध्यक्षा भारतीय जनता पार्टी को जहरीली पार्टी कहती है। क्या हो गया है इन्हें? इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कांग्रेस के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले कहा कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई है वह आरएसएस के लोगों ने कराई है। मैं सोनिया जी, राहुल गांधी दोनों से यह मैं पूछना चाहता हूं, इतिहास के पन्नों को पलटकर पढ़ने की कोशिश करिए, इतिहास की हकीकत को समझने की कोशिश करिए। क्या यह सच नहीं है? महात्मा गांधी के मर्डर के बाद आरएसएस, जो भारत का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का सबसे बड़ा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उस सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन 6 महीने के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही इसे स्वीकार कर लिया कि आरएसएस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है, जो आरएसएस को बैन किया गया है,
जिन आरोपों के कारण, जिन एलिगेशंस के कारण बैन किया गया है, वह पूरी तरह से बेसलेस हैं। इसे स्वीकार स्वयं कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कर लिया था। इतना ही नहीं, कपूर कमीशन महात्मा गांधी की हत्या की जांच करने के लिए बना था। बहनों भाइयों, कपूर कमीशन ने भी इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि आरएसएस के ऊपर जो यह एलिगेशन महात्मा गांधी के मर्डर का लगा हुआ था, वह पूरी तरह से बेसलेस है। उसके बाद भी राहुल गांधी ने यह आरोप लगाते हुए रंच मात्र भी संकोच नहीं किया। मैं आज इस निजाम कॉलेज ग्राउंड हैदराबाद की पब्लिक मीटिंग के माध्यम से मांग करना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप सबका समर्थन मिलना चाहिए। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस के ऊपर जो यह आरोप लगाया है, इस आरोप को वह वापस लें। क्या केवल जनता की आंखों में धूल झोंक कर ही राजनीति की जा सकती है? क्या जनता से केवल बार बार झूठ बोलकर ही राजनीति की जा सकती है? क्या बहनों भाइयों, सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? मैं यह कहना चाहता हूं, सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन, इन दोनों में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति जनता में एक अविश्वास का भाव पैदा हुआ। ऐसे ही कांग्रेस नेताओं के वर्ड्स और डीड्स, इसमें अंतर होने के कारण और क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है इस हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के प्रति एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, जो एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है बहनों भाइयों, इसे हम चैलेंज के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया है। इसे हम समाप्त करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से एक सवाल। श्रीमती इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। वह किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर सारी कंट्री का लीडर होता है। उनका मर्डर हुआ, हम सब लोग उसके कारण आहत थे, दुखी थे। राजीव गांधी जी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने और राजीव गांधी जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के मर्डर की इंक्वायरी के लिए पर ठक्कर कमीशन बनाया था। मैं ये पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर से और कांग्रेस की अध्यक्षा से कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए जो पर ठक्कर कमीशन बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट कहां है? आज तक वह रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई, वह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। आज इस निजाम कॉलेज हैदराबाद के ग्राउंड से मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में जो पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट थी, उसे पब्लिक किया जाना चाहिए ताकि देश की जनता को इस बात की जानकारी हो सके कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे कॉन्स्पिरेसी किसकी थी। इसे जाहिर किया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, इस हिंदुस्तान में अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए। भारत का मान सम्मान स्वाभिमान भी सुरक्षित नहीं है। भारत 125 करोड़ 125 करोड़ की पॉपुलेशन की कंट्री है। आज दुनिया के छोटे छोटे देश जिनकी जनसंख्या बामुश्किल कुछ लाखों की है, भारत को आंख दिखाते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। पाकिस्तान के सेना के जवान भारत में घुस आते हैं, पाकिस्तान के सेना की जवानों की हत्या कर देते हैं, उनके 100 को डेड बॉडी को स्मैश करते हैं, कुचल डालते हैं, और एक हमारे सेना के जवान की हत्या करने के बाद उसका सिर धड़ से अलग करके सिर अपने साथ ले जाते हैं और पाकिस्तान की धरती पर जश्न मनाते हैं। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। चाइना जब चाहता है तब
चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो अथवा कश्मीर वैली हो, अपना दावा ठोकता है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। बहनों भाइयों, यह कैसी सरकार है? लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, नरेंद्र भाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है, दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जुर्रत कर सके। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे भारत के सेना के जवानों के अंदर वह कुवत है, वह ताकत है कि यदि हुकूमत एक बार उन्हें खुला हाथ छोड़ दे। बहनों भाइयों, किसी को हाथ उठाने की किसी भी दुनिया के देश में हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ हाथ उठा सके। क्या हो गया है? आज आए दिन सबमेरिन्स डूब रही हैं पानी में, समुद्र के पानी में डूब रही हैं, पनडुब्बी। अभी आपने देखा होगा सिंधु रत्ना नाम की सबमेरिन इसलिए डूब गई। हमारे दो उसमें नौसेना नेवल फोर्स के 2 जवान शहीद हो गए। फिर हाल में ही 2 दिन पहले एक और सबमेरिन डूब गई। मुझे बताया गया कि सिंधु रत्ना केवल इसलिए डूब गई क्योंकि उसमें जो बैटरी थी उसकी लाइफ समाप्त हो गई। क्या हो रहा है इस देश में? बहनों भाइयों, इस प्रकार से देश के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां पर इस आंध्र प्रदेश की जनता, तेलंगाना की जनता का इस देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बड़ी संख्या में लोग इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में उन्होंने अपनी सैक्रिफाइस दी हुई है। हम नहीं भूल सकते, मैं उसको भी नहीं भूल सकता। आज हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उस नेशनल फ्लैग की डिजाइनिंग करने वाला भी यदि कोई रहा है तो पिंगल वेंकैया यही के रहने वाले हैं। मैं उनका भी अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, तेलंगाना और सीमांध्रा दोनों का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, एक शानदार इतिहास है। आज मैं आप सबसे कहने आया हूं, अब लोकसभा का इलेक्शन है और साथ ही तेलंगाना और आंध्रा का भी, असेंबली का भी इलेक्शन होगा। बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथों में है। किसकी गवर्नमेंट इस हिंदुस्तान में बननी चाहिए? अरुण जी ने इस संबंध में आपके सामने इस बात की चर्चा की है। मैंने भी आपको बतलाया है कि गुड गवर्नेंस देने वाली पॉलिटिकल पार्टी से हिंदुस्तान में कौन है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, आप जानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की घोषणा करने का साहस नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि उन्होंने हार पहले ही स्वीकार कर ली है। और जिसे हम लोगों ने अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित किया है, नरेंद्र भाई मोदी। मैं समझता हूं मेरे नौजवान दोस्तों, इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर इतने पॉलिटिकल अटैक्स नहीं हुए होंगे जितने कि हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर जो है पॉलिटिकल अटैक हुए। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है भगवान को, परमात्मा को यदि किसी के हाथों बड़ा काम कराना होता है तो भगवान उसकी बड़ी और कड़ी परीक्षा भी लेने का काम करता है। तो शायद इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी की वह बड़ी और एक कड़ी परीक्षा लिया हो और उस परीक्षा में वह खरे उतरे। लेकिन आप लोग यह भी जानते हैं, हीरे का नाम सुना है कि नहीं? हीरा, डायमंड जानते हैं? डायमंड जानते हैं कि नहीं? हीरा कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। सब जानते हैं। बहनों भाइयों, डायमंड, हीरे में भी चमक लाने के लिए उस पर कई हथौड़े मारने पड़ते हैं, तब जाकर डायमंड में चमक आती है। जितने ही आरोप लगे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के ऊपर, उतने ही चमक उसके हिंदुस्तान में बढ़ती गई है। आज मैं आप सबसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों कि आप भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट वहां भी बनाइए और यहां भी बनाइए। और मैं
आंध्रा और तेलंगाना दोनों क्षेत्र की गैर कांग्रेसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील करना चाहता हूं कि आज इस देश को जरूरत है कि कांग्रेस मुक्त यह भारत बनना चाहिए, कांग्रेस फ्री भारत बनना चाहिए। वह समय आ गया है। इसलिए सभी इस प्रकार का रोल प्ले करें ताकि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिल जाए, एक स्टेबल गवर्नमेंट सेंटर में आ जाए और ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो डेवलपमेंट कर सके, जिसका लीडर ऐसा हो जो कि गवर्नेंस के मामले में वेल एक्सपीरियंस्ड हो, जिसके पास अनुभव प्राप्त हो, ऐसा नेता हो। मैं इन सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील करना चाहता हूं। और मैं अंत में तेलंगाना राज्य के निर्माण में जो नौजवान शहीद हुए हैं, अपनी तरफ से, अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पुनः अपना वही वाक्य दोहराना चाहता हूं अंत में कि बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना राज्य यदि आज समर्पित कर रही है तो उन शहीदों को समर्पित कर रही है जिन्होंने तेलंगाना राज्य के निर्माण में अपना बलिदान दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।